नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह चंदेल स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फिफ्थ और लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट में हम एनसीईआरटी के बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी पेज में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, उन सभी के सोल्यूशंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक, रफ कॉपी, पेन अपने साथ रखें ताकि एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप प्रॉपरली कर पाएँ, समझ पाएँ। तो पेज नंबर फर्स्ट 6 में पहले क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर इट इज बर्न इन एयर। यानी जब भी मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना होता है तो उसके पहले हमें उसे क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम सैंड पेपर से उसको घिसते हैं। इसके लिए पहले मैंने बताया था, लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो मैग्नीशियम क्या करती है, ऑक्सीजन से, वाटर मॉलिक्यूल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, इनसे सभी रिएक्ट करने के बाद कार्बोनेट की और ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब हम इसे जलाते हैं तो ये जलता नहीं है। तो सबसे पहले उसकी लेयर को हमें साफ करने की जरूरत पड़ती है, और जब उसको हम साफ कर देते हैं उसके बाद ही उसे जलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। नीचे कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, उनको बैलेंस करके आपको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला है हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले इनके बारे में हमें बता देते हैं कि इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए कि जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की जगह अपन क्या लिखेंगे, क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन की जगह क्या लिखेंगे, या हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको कैसे लिखेंगे, इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका अलग से हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन हमने लिखी है, क्योंकि यहाँ बैलेंस करने के लिए नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है कि आपको बैलेंस इक्वेशंस लिखी हुई हैं, यानी जो आपकी वर्ड रिएक्शंस लिखी हुई हैं उनको इक्वेशंस फॉर्म में कंप्लीटली लिखना है। सेकंड आपका बेरियम क्लोराइड है, तो हम BaCl2 की बात कर रहे हैं, हम एल्यूमिनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस की बात कर रहे हैं। बेरियम सल्फेट मिल रहा है BaSO4 और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 आपको मिल रहा है। थर्ड इक्वेशन है आपका सोडियम प्लस वाटर। सोडियम मतलब 2NaH2, वाटर के साथ मिलाएंगे तो NaOH प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी जो आपका पिछला क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है कि जितने भी आपके यहाँ पर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका स्टेट सिंबल भी आपको लिखना है। यानी यदि सॉलिड है तो सॉलिड की जगह आपको H लिखना है, लिक्विड है तो L लिखना है, अगर गैस है तो G लिखना है, और अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है तो उसके आगे AQ लिखना है। यहाँ पर पहला दिया हुआ है सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। जब सोल्यूशन बोल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जब सोल्यूशन की बात हो रही है इसका मतलब वो एक्वस फॉर्म में होगा, इसलिए हमने BaCl2 के बाद AQ लिख दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट विथ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। यानी सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट वाटर के साथ है, इसका मतलब ये भी एक्वस सोल्यूशन है। सब एक्वस सोल्यूशन है, इसके बाद जो आपका बन रहा है तो इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। यानी जो बेरियम सल्फेट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, इसका मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड मिलेगा जो आपका एक्वस फॉर्म में होगा, इसलिए हमने उसके आगे AQ लिख दिया है। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की बात हो रही है तो इसका मतलब NaOH का एक्वस फॉर्म में होगा, इसलिए NaOH के सामने क्या लिख दिया, AQ। आगे लिखा हुआ है रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है कि हमेशा एक्वस सोल्यूशन होता है, पानी के साथ मिला होता है, तभी वो रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। साथ में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। जब ये एक्वस सोल्यूशन दोनों है तो आपका जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो भी एक्वस फॉर्म में बनेगा, और साथ में H2O फॉर्म होगा जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसके बाद पेज नंबर 10 में कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। बुक अगर आपके सामने है तो आप बुक खोल के देख सकते हैं। पेज नंबर 10 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। यानी कोई सब्सटेंस है जिसका हमने नाम नहीं पता है, उसको हमने X बताया है और वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन से बनाया है कि नेम द सब्सटेंस X एंड वाई राइट इट्स फॉर्मूला। यानी जो आपका सब्सटेंस है उसका नाम लिखिए और उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है।
सेकेंड क्वेश्चन बताया है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव ए विथ वाटर, यानी जो एक्स जो आपका कंपाउंड है उसका वाटर के साथ रिएक्शन क्या है वो आपको बताना है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो आपका सब्सटेंस यूज होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी एक्स का मतलब क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CaO। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द रिएक्शन विद सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, यानी जो CaO है उसके रिएक्शन देना है किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लैट लाइन फॉर्म होता है। यहाँ पर CaO सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में है, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो CaO इसका होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम फ्लैट लाइन कहते हैं, और CaO जिसे हम क्विक लाइन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन प्लस वाटर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं फ्लैट लाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर नेम दिस गैस। अब ये क्वेश्चन जो एक्टिविटी 1.7 है आपके एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी सबसे पहले आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में जाने के बाद, उसके बाद सोल्यूशन जो आपका लिखा हुआ है कि वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। अपन ने देखा था एक्टिविटी में क्या था कि जो आपका H2O है, H2O में जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो थोड़ी सी कम मात्रा में निकलती है। तो उसका रीज़न क्या है, तो लिखा हुआ है कि वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स होते हैं। H2O हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। Therefore, during the electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected in one of the test tube is double than the oxygen produced is collected in the other test tube. और यही रीजन है कि जब दोनों ट्यूब में अपन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में डबल होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 13 से लेंगे। पेज नंबर 13 में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज विथ एन आयरन नेल इन डिप इन इट। Why does color of copper sulfate solution change? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा ब्लू कलर में होता है, जब उसमें आयरन की नेल डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। उसका रीजन, उसका कारण क्या है वो आपको बताना है। तो कारण है व्हेन आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज। अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आयरन हाई रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है। रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है फेरियम यानी आयरन सॉलिड फॉर्म में कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन हाई रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस करके बाहर कर देता है और साथ में FeSO4 यानी फेरस सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और फेरस सल्फेट अलग होता है, कॉपर सल्फेट अलग होता है और इसी वजह से दोनों का कलर डिफरेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। एक्टिविटी 1.10 में एक एग्जांपल दिया हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो उसके अलावा एक को आपको अतिरिक्त आपको एग्जांपल अगर देने की बात की जाए तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है आपका KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है BaCl2 यानी बेरियम आयोडाइड के साथ और जब फॉर्म हो रहा है तो पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन में और BaBr2 ये आपका दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पर आयन या एलिमेंट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शंस दी हुई है उसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट जो आपका लिखा हुआ है सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ पर सोडियम जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि सोडियम क्या है अकेला है, लेकिन जब सोडियम यहाँ पर कंपाउंड यानी प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड मिलता है। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड इट गेन्स ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गेट रिड्यूस और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है गेन हो रहा है बढ़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा रिड्यूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल का कॉपर जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है और फॉर्म होता है H2O। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO रिड्यूस्ड कॉपर, यहाँ पर CuO यानी जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर के रूप में, यानी यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर ऑक्सीजन गायब है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। वाइल हाइड्रोजन H2 गेट ऑक्सीडाइज, जबकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पर एक्सरसाइज में पेज नंबर 14 में आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उससे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपका ऑप्शनल एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लिखा हुआ है विच ऑफ द सबस्टेंट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला लिखा हुआ है, पहले आपको रिएक्शन बता देते हैं। रिएक्शन है आपका PbO यानी लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड अलग हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और साथ में आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। फिर इस रिएक्शन में लिखा हुआ है लेस इज गेटिंग रिड्यूस, लेस इज गेटिंग रिड्यूस। यहाँ पर लेड क्या है, ये लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जब लेड जाता है तो लेड से ऑक्सीजन रिमूव होता है। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है इसका मतलब लेड ऑक्साइड क्या होता है, लेड ऑक्साइड आपका रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन A एंड B, फाइनली A एंड B। A मीन्स मतलब होता है आपका ये, A मतलब होता है आपका लेड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड जो होता है वो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, और जो लेड ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा आपका B की बात अगर हम करें तो B में जो आपका क्या होता है कि कार्बन डाई इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नीचे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन अपन बात करते हैं। तो फेरस ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस यानी एल्युमिनियम क्या कर रहा है, फेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली है द एबव रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ जब डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब किसका रिएक्शन है, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पेज नंबर 15 में है। पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिल्म, यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यदि आयरन फिल्म्स में डालेंगे तो टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या होगा, तो आपको बता दूं कोई भी एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो जब हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी तो साथ में क्या बचेगा, तो साथ में आपका आयरन क्लोराइड बच जाएगा। एंड क्वेश्चन आपका आंसर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है। तो इसका आंसर है a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of the chemical equation is called balanced chemical equation। यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड यानी दोनों तरफ किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यानी जो नीचे स्टेटमेंट दिखे हुए हैं जिन्हें हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं उसको हमें पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना और फिर उसको बैलेंस करना। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सारे आंसर लिख दिए हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी भी केमिकल या कंपाउंड या एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। फिर कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस, कंबाइन मतलब जोड़ना है मतलब प्लस का सिंबल लिखना है, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस मतलब N2। टू फॉर्म अमोनिया, फॉर्म कर रहा है मतलब रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका अमोनिया मतलब NH3। तो यहाँ पर अमोनिया का फार्मूला, हाइड्रोजन का फार्मूला, नाइट्रोजन का फार्मूला आपको पता होगा, तो इसे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है उसके लिए सेकंड पार्ट अपन ने बनाया है, वहाँ पर आप जाके एक करके स्टेप बाय स्टेप हम कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ, आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो सेक्शंस। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए हैं कि आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से जाए। यहाँ पर HNO3 यानी आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर कैल्शियम नाइट्राइड एंड H2 यानी वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हिंदी में ध्यान से कोई बता सकता है कि कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पहली बात इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे, तो एक यहाँ पर एसिड है और एक यहाँ पर बेस है। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो आपके NO3, यहाँ पर कितने हैं आपके, 2 हैं।
NO3 2 है, जब इधर 2 है तो NO3 इधर भी 2 होने चाहिए, 2 से अपन यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो आपने वो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, जिससे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों एग्जाम्पल्स आप एक एक करके बैलेंस कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, प्रैक्टिस आपको करना है, ध्यान से करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपकी शिकायत थी, आपके कई बार मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो आपने बोला था कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपन को एक्सरसाइज करने के लिए, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो आपके सामने बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको आपको बैलेंस भी करना है, उनको समझना भी है, कोशिश भी करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CO2 होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। जब इसको पूरे को वर्ड इक्वेशन को अपन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो सारे यहाँ पास कंपाउंड्स के फार्मूले, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो यहाँ पर फार्मूले सारे मैंने लिख दिए हैं, एक एक करके सारे फार्मूले आपको याद करना है, फिर केमिकल इक्वेशन बनाना है और फिर इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है ताकि आप आसानी से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यानी ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच। इसमें थोड़ा सा ऐड है, आपके पास वही रिएक्शन दिए हुए हैं वर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में, उनको आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसको बैलेंस करना है और बैलेंस करने के बाद आपको बताना है कि वो किस प्रकार की इक्वेशन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो अपन ने थर्ड पार्ट पढ़ा है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर पहला है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड ये हम अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। जब किसी भी रिएक्शन में दो कंपाउंड एक साथ में और दोनों आपस में आयन या एलिमेंट को एक्सचेंज कर रहे हो, यहाँ पर देखो पोटेशियम किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ, पर पोटेशियम किसके साथ आ गया, आयोडीन के साथ। यहाँ पर बेरियम किसके साथ है, आयोडाइड के साथ, यहाँ पर बेरियम किसके साथ है, ब्रोमाइड के साथ। यानी इन्होंने अपना एक्सचेंज किया एलिमेंट्स को। जब एलिमेंट एक्सचेंज होता है तो क्या हम बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहा है ZnO के साथ और CO2 के साथ। जब आपका जिंक कार्बोनेट ZnO और CO2 में टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो जब कोई सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होके वन मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका H2 गैसेस स्टेट में है, Cl2 गैसेस स्टेट में है और HCl गैस स्टेट में है, यानी दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, सॉलिड स्टेट में है, HCl एक्वस सॉल्यूशन में है। मैग्नीशियम और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन आई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो मैंने बताया था एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। यानी जब हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब हीट रिलीज हो रही हो यानी बाहर जा रही हो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जब कहीं भी एनर्जी रिलीज हो रही हो, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे लाइट के रूप में हो, चाहे साउंड के रूप में हो, तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कार्बन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला है रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी अनइक्वल एनर्जी और ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई भी रिएक्शन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जितनी भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, चाहे वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो, चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन हो, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, उनको सबको हीट की जरूरत होती है। वो सभी हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हैं सनलाइट जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सभी एग्जाम्पल आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, सांस लेना और सांस छोड़ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे?
तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करें तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन इज ग्लूकोज टेक प्लेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। भाई जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, अंदर आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं और साथ में H2O फॉर्म होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। या दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि जब आप हवा यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ठंडी हवा लेते हैं, लेकिन जब CO2 बाहर निकलती है तो गर्म होकर निकलती है। इसका मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। क्या रीजन है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट होता है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पेज नंबर 16 में कुछ क्वेश्चन हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट होते हैं, अपन ने पढ़े हैं 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, जब हीट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज होता है तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। या जब इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल दिए हैं, जब CaCO3 को हीट करते हैं तो वो CO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हीट की वजह से है, इसलिए हम इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड है AgCl, सनलाइट में रख देते हैं तो Ag और Cl2 में डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पर सनलाइट की वजह से AgCl डिकम्पोज होता है, इसलिए इसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तीसरा आपका H2O, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2O डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में और इसलिए इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए 13 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज इक्वेशन। एंड डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के एग्जाम्पल बताने हैं। तो है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। यदि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब हम जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेस फ्रॉम न्यू कंपाउंड। यानी यहाँ पर क्या होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं आयंस, जिसकी वजह से बेरियम सल्फेट आपका सॉलिड फॉर्म में यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में और साथ में NaCl जो एक्वस सोल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, इन द refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution evolved displaced by copper metal, write down the chemical reaction evolved। यहाँ पर देखेंगे जो आपका AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट से अगर आपको सिल्वर प्राप्त करना है तो हमें कॉपर से रिएक्शन करवानी पड़ती है, क्योंकि कॉपर हाई रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद कॉपर नाइट्राइट फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाई गिवन एग्जांपल। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर है रिएक्शन विच इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, सबसे सिंपल एग्जांपल है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा और साथ में आपका NaCl जो एक्वस सोल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन एज द प्रेसिपिटेट, हेंस इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल। यानी कहीं पर भी आपका जो एनर्जी है, ऑक्सीजन है, वो गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं। तो अपन ने पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन विद गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
तीनों के हमने एग्जांपल्स यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर भी कॉपर ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर हमने रिडक्शन की बात की है। यहाँ पर CuO जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन को रिमूव करता है कॉपर से, जिसकी वजह से इसको रिडक्शन बोलेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, जो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसको रिडक्शन कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म। यानी जब भी हम कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, उस एलिमेंट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताना वो X है क्या और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है। तो कॉपर जो होता है, कॉपर आपका ब्राउन कलर में होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट। तो पहले तो आपको हिंट से ही समझ में आना चाहिए, शाइनिंग मतलब मेटल्स है, कलर्ड आपको बता रहा है कि ब्राउन कलर में है, तो ब्राउन कलर है, ठीक है। जब उसको गर्म करते हैं, जब कॉपर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। आंसर में आपका लिखा है X इज ए कॉपर and black color formed because it emits copper oxide, and the equation for the reaction evolved and heating copper is given. Why do we apply paint on iron cream? क्या जरूरत होती है कि आयरन में हम पेंट अप्लाई करते हैं? उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं, आयरन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम उसमें पेंट नहीं करते हैं, बल्कि आयरन की खूबसूरती खराब ना हो इसलिए उसमें पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है बहुत चमकीला मेटल होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वाटर या ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउनिश कलर में हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो सरफेस होता है वो करोड हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम उस पर पेंट अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर प्लस विथ नाइट्रोजन वाई। एंड जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स होते हैं तो उसको हम नाइट्रोजन गैस क्यों प्लस करते हैं, क्या रीजन होता है? तो कोई भी ऑयल फूड कंटेनिंग फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका जो ऑर्डर और स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस अप्लाई करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है और आपका जो खाना है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। पहला है आपका आंसर, पहला कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। यानी कोरोजन क्या होता है या फिर रेंसिडिटी क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये देख लेते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स डिस्ट्रॉयज एज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल्स। कोई भी मेटल जब एयर, मॉइस्चर या केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो आउटर सरफेस करोड हो जाता है और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल, आयरन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है कि आपका आयरन है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ या H2O के साथ, H2O के पहले N लिखा है, N मतलब नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है कितने भी हो सकते हैं, जब रिएक्ट करता है तो आपका आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है और साथ में H2O के पार्टिकल्स रहेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज ऑफ इट टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज डेंसिटी। अगर एग्जांपल की बात करें, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। बटर को अगर खाली समय मतलब काफी समय के लिए बाहर निकाल कर दो तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसमें हमने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं। इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, चाहे वो किसी भी पेज में रहे हों, उनको हमने एक एक करके सॉल्व किए हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपने सारे वीडियोज़ देख लिए हैं। अगर वीडियोज़ का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल नहीं रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप डायरेक्टली आप वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो मिल सके और वो सभी घर बैठे सुरक्षित रह के पढ़ाई कर सकें।
Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for daily notification. Thank you so much.